और उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो क्राइटेरिया थी कि डिविजनल कैपेसिटी टिश्यू के सेल्स में है कि नहीं। अगर है तो हम लोगों ने कहा था कि जो टिश्यू होता है वो मेरिस्टेमेटिक होता है, और अगर नहीं है तो कहा गया था कि वो परमानेंट होता है। फिर टिश्यू को जब हम लोगों ने क्लासिफाई करना शुरू किया था तो उसमें हम लोगों ने बेसिस लिया था ओरिजिन ऑफ टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हम लोगों ने कहा था कि ओरिजिन के बेसिस पे ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट था हम लोगों का प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम, लेकिन इनफैक्ट हमने शायद पिछले क्लास में, जहां तक मुझे याद है, हमने कहा था डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। ये बात हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। और अब इसी का बेसिस लेकर के हम लोग टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम पढ़ने जा रहे हैं ओरिजिन के बेसिस पे। तो अगर आपको ये तीनों टाइम अगर क्लियर हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है, डी डिफरेंशिएशन क्या है और रीडिफरेंशिएशन क्या है, हम आसानी से अब पढ़ पाएंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर मेरिस्टेम का टाइप क्या होता है ये देखा जाएगा। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम on the basis of origin, on the basis of origin, origin के बेसिस पर क्या इनका मेरिस्टेम होता है। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। देखिए इसमें 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम, सेकेंड होता है प्राइमरी मेरिस्टेम एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो फर्स्ट हम लोग का है प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम। फर्स्ट वन इज प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम। देखिए जो प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम्स होते हैं ये होते हैं मेरिस्टेमेटिक बाय बर्थ, मतलब जन्म से ही मेरिस्टेमेटिक होते हैं। असल में आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जैसे आप कहते हैं कि लीफ प्राइमोर्डिया या स्टेम प्राइमोर्डिया या फ्लावर प्राइमोर्डिया, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का वह पार्ट या वो स्टेज जहां से वो भी बनने वाली है। जैसे लीफ प्राइमोर्डिया मतलब क्या हुआ कि वो स्ट्रक्चर या वो ग्रुप ऑफ सेल जो फ्यूचर में लीफ बनाने वाली है, या स्टेम प्राइमोर्डिया यानी कि जो स्टेम बनाने वाली हो। तो इस तरह से जो प्राइमोर्डियल पार्ट होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि जहां से उस आर्गन, कंसर्न आर्गन की जेनेसिस होगी, फॉर्मेशन होगा, वहीं पर ये पाई जाते हैं। यानी क्या कह सकते हैं कि ये जो होती हैं बाय बर्थ मेरिस्टेमेटिक होती हैं और ये प्राइमोर्डियल रीजन्स पे पाई जाती हैं। मतलब ये है, मैंने एग्जाम्पल बताया कि आपने कोई कहे कि ये स्टेम प्राइमोर्डिया है, मतलब क्या कि अभी स्टेम नहीं बना हुआ है, अभी यहाँ की जो सेल्स हैं वो अनडिफरेंशिएटेड हैं, अभी वो स्टेम में डिफरेंशिएट नहीं हुई हैं, बल्कि फ्यूचर में इनसे स्टेम बनने वाला है। ऐसे ही लीफ प्राइमोर्डिया का मतलब क्या होता है कि अभी ऐसा जो ग्रुप ऑफ सेल है, ऐसा रीजन है जहां से लीफ नहीं बनी है अभी, लेकिन फ्यूचर में लीफ बनने वाली है। तो उस अनडिफरेंशिएटेड मास को हम कहते हैं वहां की प्राइमोर्डिया। तो प्राइमोर्डियल रीजन में पाई जाती हैं, यानी जहां पे न्यू आर्गन का फॉर्मेशन होता है वहीं पर ये पाए जाते हैं। और इसके बारे में क्या कर सकते हैं, इनका पहला पॉइंट ध्यान ये है कि दीज आर मेरिस्टेमेटिक बाय बर्थ, दीज आर मेरिस्टेमेटिक बाय बर्थ। ये जन्म से ही मेरिस्टेमेटिक हैं। दूसरी बात याद रखना है कि ये कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं प्राइमोर्डियल रीजन पे, फाउंड ऑन प्राइमोर्डियल रीजन्स। और इसका मतलब है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि रीजन विच इज टू फॉर्म द आर्गन, यानी कि रीजन जो अभी आर्गन बनाने वाला है, रीजन विच इज टू फॉर्म द आर्गन।
यानी जहां पे आर्गन का फॉर्मेशन होता है, न्यू आर्गन का फॉर्मेशन होता है, वहीं पर ये टिश्यू पाए जाते हैं। ये बात क्या याद रखिएगा। और जब आप लोग, अगर आपने कभी मार्फोजेनेसिस पढ़ा होगा तो थोड़ा समझ लीजिए कि डिफरेंट आर्गन के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया जाता है मार्फोजेनेसिस में। तो ये समझिए कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर है या ऐसे कोई ग्रुप ऑफ सेल्स है जो फ्यूचर में कुछ बनाने वाली हो, उसका हम प्राइमोडिया कहते हैं। यानी ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जो फ्यूचर में लीफ बनाएगा उसे कहा जाएगा लीफ प्राइमोडिया। जो फ्यूचर में रूट बनाए उसे कहा जाएगा रूट प्राइमोडिया। और जो फ्यूचर में स्टेम बनाए उसे कहा जाएगा स्टेम प्राइमोडिया। ऐसे ही जो फ्यूचर में फ्लावर बनाएगा उसे कहा जाएगा फ्लावर प्राइमोडिया। तो उस प्राइमोडियल रीजन में ही पाए जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तीसरी बात जो मेन है वो ये है, देखिए अगर आपने लिखा है कि मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेम है तो डिवाइड करेगी, और डिवाइड करके क्या बनाएगी ये जरूरी है जानना। तो पहले आप समझना कि क्या होती है, समझिए कि वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो क्या होती हैं, जो जिनमें मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी बाय बर्थ होती है, जन्म से ही होती है। ये नहीं कि पहले मेरिस्टेमेटिक थी, बाद में परमानेंट हो गई, फिर दोबारा आ गई, ऐसा नहीं है। ये बाय बर्थ मेरिस्टेमेटिक हैं। कहाँ पाई जाती हैं? तो जहाँ पे न्यू ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, जिनको हम प्राइमोडियल रीजन कहते हैं, वहां पे पाई जाती हैं। और इनके डिवीजन से क्या बनता है याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या सेल के सारे कैरेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, वो बात आप याद रखिएगा। ठीक है ना। तो वो कैरेक्टर हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और हमने आपको यही बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है, इनकी सेल जो होती हैं ये डिविजनल कंडीशन में होती हैं। फिर बताया गया था ये लिविंग सेल्स होती हैं। इनमें खाली बस प्राइमरी सेलोजिक सेल वॉल होती है, ये थिन वॉल्ड वाली होती हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। फिर बताया गया था कि इनका प्रोटोप्लाज्म डेंसर होता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट या बड़ा होता है, और जो वैक्यूल्स हैं वो यहाँ तो बिल्कुल नहीं होती है, एब्सेंट होती हैं, या बहुत स्मॉलर और ओनली फ्यू नंबर होती हैं। और ये भी कहा गया था कि जो प्लास्टिड्स होते हैं यहाँ पे प्रोप्लास्टिड कंडीशन में होते हैं। ये सारी बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैंने रिविजन कर दिया। अगर कोई नया जुड़ा हो तो कम से कम समझ सके कि मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या है। तो कैरेक्टर हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, हम लोग बार बार जो लिखने जा रहे हैं वो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम के बारे में हम बात कर रहे हैं इस समय। तो मेरिस्टेम यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरिस्टेम डिवाइड करेगी, और डिवाइड करेगी तो प्रोड्यूस क्या करेगी, ये आपका पॉइंट नंबर सी हो जाएगा। और ये प्रोड्यूस करेगी किसको, ये प्रोड्यूस करेगी प्राइमरी मेरिस्टेम को। यानी कि प्रो मेरिस्टेम जो है, मेरिस्टेम डिवाइड्स टू प्रोड्यूस, इससे यहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेम बनेगा, प्रोड्यूस प्राइमरी मेरिस्टेम। तो तीनों के बारे में आप यही समझेंगे कि कौन क्या है, कहाँ पाया जा रहा है, और डिवीजन से क्या बनता है, किससे बनता है प्राइमरी मेरिस्टेम। यानी कि ये खुद भी मेरिस्टेमेटिक है, और इसके डिवीजन जो सेल बन रही है वो भी मेरिस्टेमेटिक है, ध्यान दीजिएगा। यानी प्राइमोडियल मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम होता है जो खुद भी मेरिस्टेमेटिक होता है, जिसमें खुद भी डिविजनल कैपेसिटी होती है, और जिसके डिवीजन से बनने वाली जो डॉटर सेल्स है उसमें भी डिविजनल कैपेसिटी होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यानी प्राइमोडियल मेरिस्टेम इज द मेरिस्टेम which is itself has the capacity to divide and whose products are also of meristematic nature। यानी ध्यान दीजिएगा, जो डिफरेंट टाइप के हम मेरिस्टेम पढ़ेंगे उसमें से प्राइमोडियल मेरिस्टेम ये ऐसा मेरिस्टेम है जो खुद भी मेरिस्टेम है, मेरिस्टेमेटिक है, मतलब जिसमें डिविजनल कैपेसिटी है, और जिसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी जो डॉटर सेल्स हैं उनमें भी डिविजनल कैपेसिटी होती है। और किसी में ऐसा नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, ना तो प्राइमरी में होता है ना ही सेकेंडरी में होता है। तो मैं फिर रिपीट कर दूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछता है कि कौन सा मेरिस्टेम है जो खुद भी मेरिस्टेमेटिक है और जिसका प्रोडक्ट भी मेरिस्टेमेटिक ही होता है, तो आपका आंसर होगा प्राइमोडियल मेरिस्टेम। प्राइमोडियल मेरिस्टेम या प्रो मेरिस्टेम इसको कहते हैं, वो मेरिस्टेम है जो खुद भी मेरिस्टेमेटिक होता है और जिसकी डॉटर या प्रोडक्ट सेल्स भी मेरिस्टेमेटिक होती हैं। क्योंकि देखिए क्या बना, इससे बना है प्राइमरी मेरिस्टेम, यानी यहाँ भी मेरिस्टेम लिखा हुआ है, यानी ये भी डिवाइड करेगा। तो यानी क्या कहा कि पेरेंट भी मेरिस्टेमेटिक और डॉटर भी मेरिस्टेमेटिक, यानी कि प्राइमोडियल मेरिस्टेम भी मेरिस्टेमेटिक और इसका जो प्रोडक्ट है प्राइमरी मेरिस्टेम वो भी मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला टाइप कौन सा है, अगला टाइप हम लोग का है
प्राइमरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइमरी मेरिस्टेम। अगला टाइप, सेकेंड टाइप इज प्राइमरी मेरिस्टेम। आप लोग याद रखें, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइप हमने क्या पढ़ा, प्रोमेरिस्टेम। उसका प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम। तो अब आ गए प्राइमरी मेरिस्टेम पे। तो आपको तीनों में यही बताना है कि इसकी ओरिजिन कहां से होती है। एक पॉइंट याद रखिए, किसी पर्टिकुलर मेरिस्टेम की मदर कौन है और उसका डॉटर कौन है, दो ही बात पता करना है। किसी पर्टिकुलर मेरिस्टेम का मदर कौन है और उसका डॉटर कौन है। तो प्राइमोडियल में आपने क्या कहा कि ये तो मेरिस्टेमेटिक बाय बर्थ है, इसकी मदर कौन है, तो आप कहेंगे जो प्राइमोडियल रीजन्स हैं वही इसकी मदर है। और प्राइमोडियल का डॉटर कौन था, तो प्राइमरी मेरिस्टेम। यही बात फिर यहाँ पे इनसे पूछिए कि प्राइमरी मेरिस्टेम की मदर कौन है, तो आप कहेंगे प्राइमोडियल मेरिस्टेम। और इसकी डॉटर कौन है, तो आप कहेंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ये ध्यान दीजिएगा। तो भाई देखिए, ये मेरिस्टेमेटिक है, दो पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए। इसकी मदर कौन, प्राइमोडियल मेरिस्टेम, इसका डॉटर कौन, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। यही दो पॉइंट को याद रखना है। तो पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे आप लोग, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये कहां से मिलता है, कहां से प्राप्त होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम। ये मतलब इसकी मदर कौन है, तो आपका आंसर है प्राइमोडियल मेरिस्टेम। प्राइमोडियल मेरिस्टेम, ठीक है ना। और जब ये मेरिस्टेमेटिक है तो डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करके क्या बनाएगा, ये बने। तो होता क्या कि प्राइमरी मेरिस्टेम के डिवीजन जो सेल्स बनती हैं उनमें डिविजनल कैपेसिटी समाप्त हो जाती है, यानी हो जाती हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो इसकी मदर कौन, तो प्राइमोडियल मेरिस्टेम। इसकी डॉटर कौन या इसके प्रोडक्ट कौन, तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। आप कहेंगे इट डिवाइड्स टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोड्यूस करेगा, तो आपका आंसर होगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को ये प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू क्या होता है, कैसे बताएंगे कि परमानेंट टिश्यू होते हैं जिनमें डिविजनल कैपेसिटी समाप्त हो गई होती है, यानी जो डिवाइड ना करे उसे कहते हैं परमानेंट टिश्यू। और प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि जो प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बने या जिनको प्राइमरी मेरिस्टेम बनाए, ठीक है ना। तो जो प्राइमरी मेरिस्टेम द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। और याद रखिएगा, इस प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीजन जो ग्रोथ होगी वो कहलाएगी प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है ना। यानी ग्रोथ caused by the activities of primary meristem is called meristematic growth, is called primary growth। मैंने क्या कहा कि प्राइमरी मेरिस्टेम के वजह से बार बार डिवीजन होने से जो ग्रोथ होगी उसे कहेंगे हम लोग प्राइमरी ग्रोथ कहेंगे, ठीक है ना। और इस ग्रोथ से जितनी भी स्ट्रक्चर फॉर्म हुई होंगी वो सब मिलकर बनाती है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट एंड देयर पार्ट्स, ठीक है ना। इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेम के कारण जो भी ग्रोथ होगी वो कहलाएगी प्राइमरी ग्रोथ कहलाएगी। और उस प्राइमरी ग्रोथ के कारण जो जो ऑर्गन्स बनेंगे, जो जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो कहलाएंगी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट एंड देयर पार्ट्स। तो जब भी प्राइमरी वर्ड आ जाता है आपको याद होना चाहिए कि वो प्राइमरी मेरिस्टेम के कारण सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। तो दो ही पॉइंट आपने याद किया। पहला क्या, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से प्राप्त हुआ, डिराइव्ड फ्रॉम, आपने क्या लिखा, फ्रॉम प्राइमोडियल मेरिस्टेम। प्राइमोडियल मेरिस्टेम से डिराइव होती है, प्राइमोडियल मेरिस्टेम, ये डिराइव होती हैं कहां से, प्राइमोडियल मेरिस्टेम। प्राइमोडियल मेरिस्टेम से डिराइव होती हैं और किसको प्रोड्यूस करती हैं, तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को प्रोड्यूस करती हैं।
इनके कारण जो ग्रोथ होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्राइमरी ग्रोथ। तो तीसरा पॉइंट याद करिएगा कि ग्रोथ काज्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम is called primary structure, sorry, is called primary growth, is called primary growth, ये प्राइमरी ग्रोथ कहलाएगी। एंड स्ट्रक्चर्स सो फॉर्म्ड, ऐसे जो स्ट्रक्चर बनेंगी ये क्या कहलाती हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, ये कहलाएंगी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। ये बात याद रखेंगे, जो ग्रोथ होगी उसे हम कहेंगे प्राइमरी ग्रोथ, और जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है ना? तो 4 टर्म यहां पर मेनली आपको मिले। पहला क्या मिला? हम जो पढ़ रहे हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक, कहां से प्राप्त होती है? फ्रॉम प्राइमोडियल मेरिस्टेम। क्या प्रोड्यूस करता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और इसमें ग्रोथ क्या कहलाती है? ग्रोथ जो होती है वो क्या कहलाती है? प्राइमरी ग्रोथ, है ना? ग्रोथ कहलाती है प्राइमरी ग्रोथ, और जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो कहलाएंगी प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो जो भी बात आप पढ़िए, प्रयास करिए कि उसमें जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सब सोच डालिए। और जब हम सब सोचे रहेंगे तो भाई कौन सी चीज अलग से नहीं आने वाली। यही पढ़ने का तरीका होता है, यही पढ़ने का तरीका होता है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें तो इस तरह से पढ़ें कि जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाए सब आप पूछ डालिए, खुद से पूछ डालिए, खुद से क्वेश्चन पूछिए, है ना? खुद से आप क्वेश्चन पूछिए तो आपको इसका आंसर मिलेगा। आंसर अगर नहीं मिलता है तो आप बुक्स कंसल्ट करिए या अपने किसी टीचर से मिलिए, वो बताएंगे। ठीक है ना? ये होता है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, जो ग्रोथ होती है ये ग्रोथ ही होती किसमें? ये प्लांट के या प्लांट पार्ट के लेंथ में होती है। आप जानते हैं ग्रोथ, आप जानते हैं जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा प्लांट आपने लगा दिया तो आप जानते हैं टाइम के साथ प्लांट की लंबाई बढ़ती है और प्लांट की मोटाई बढ़ती है। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, जो लंबाई में ग्रोथ होती है, जो लंबाई में वृद्धि होती है वही होती है प्राइमरी ग्रोथ, और जो मोटाई में वृद्धि होती है सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसके कारण कौन सी ग्रोथ होगी? ग्रोथ इन लेंथ ऑफ प्लांट एंड प्लांट पार्ट्स। अगला पॉइंट आप इसमें क्या नोट कर सकते हैं कि यहाँ को क्या होने वाला है कि एक्टिविटी इन प्राइमरी मेरिस्टेम, एक्टिविटी इन प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम में जो एक्टिविटी है, मेरिस्टेम causes growth in the length या increase in the length, growth in the length, in the length of plant and plant part। प्लांट और प्लांट पार्ट में जो ग्रोथ होती, लंबाई होती है, उसको ये काज करता है। तो लीफ की साइज बढ़ने में कौन सी ग्रोथ है? प्राइमरी ग्रोथ है। स्टेम की साइज बढ़ने में प्राइमरी ग्रोथ है। रूट की साइज बढ़ने में प्राइमरी ग्रोथ है। एंड जब भी साइज या लेंथ की बात करेंगे तो आप प्राइमरी ग्रोथ की बात करिएगा। ठीक है ना? अब देखिए ऐसा प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जांपल क्या ढूंढे जाए कि पूरे प्लांट में कहां कहां पर हैं। तो एग्जांपल में याद रखिएगा, आगे चल के हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आगे चल के हम लोग मेरिस्टेम में टाइप बदल के फिर पढ़ा जाएगा कि टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द प्लांट बॉडी। तो वहां पर पढ़ा जाएगा 3 तरह के होते हैं। एक होता है, आप जानते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं लैटरल मेरिस्टेम। याद रखिएगा कि जो प्राइमरी, जो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं, ये दोनों के दोनों इसके एग्जाम्पल होते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल में क्या करेंगे? सारे एपिकल मेरिस्टेम,
एपिकल जो मेरिस्टेम होते हैं, एपाइसेज मतलब होता है टिप, है ना, टिप में, जैसे रूट के टिप पर, एपिकल पार्ट में, एपेक्स पर, लीफ के टिप पर, एपेक्स पर, शिखर भाग आप कह सकते हैं, या स्टेम के शिखर भाग पे। तो जो शिखर भाग पर मेरिस्टेम होते हैं, जिन्हें हम आगे कहने वाले हैं एपिकल मेरिस्टेम, वो सब के सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम्स, है ना, फाउंड कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड एट एपाइसेज मतलब शिखर, फाउंड एट एपाइसेज का मतलब होता है शिखर, एपाइसेज ऑफ स्टेम। हालांकि रूट के केस में ये सब टर्मिनल होता है, सब एपिकल होता है, तो अभी हम एपिकल ही लिख दे रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम लोग देखेंगे कि वहां पर माइक एंड वीडियो बंद हो गए। देखिए हम ना फिर माइक एंड वीडियो, माइक चालू है। जरा आप लोग बताइए, क्या ऑडियो वीडियो आ रही है? कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था बीच में। जरा आप लोग बताएं, ऑडियो वीडियो मिल रही है क्या आपको? क्या हो गया? ओके, ठीक है, कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया था, आई थिंक अब सब कुछ एवरीथिंग इज ओके। तो देखिए हम आपसे कह रहे हैं कि अभी तक हम लिख रहे हैं कि एपिकल मेरिस्टेम फाउंड एट एपाइसेज ऑफ स्टेम, रूट एंड लीफ भी लिख दे रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम लोग कहेंगे कि जो रूट होती है, रूट में आप जानते हैं रूट कैप पाए जाने के नाते रूट का जो मेरिस्टेम होता है वो सब एपिकल होता है, एपिकल नहीं होता है। तो रूट में थोड़ा याद रखिएगा कि रूट का जो मेरिस्टेम होता है वो कौन सा होता है? वो सब एपिकल होता है, वो सब एपिकल होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रूट कैप। ये बात हम लोग देखेंगे, और ये इंपॉर्टेंस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि रूट का जो प्राइमरी मेरिस्टेम है या एपिकल मेरिस्टेम है कैसा होता है? असल में वो सब एपिकल होता है, क्योंकि उसके एपेक्स पे जो होती है वो रूट कैप होती है ना। आपने याद करिए, आपने फिगर पढ़ा होगा इस तरह से, तो असल में यहाँ पर रूट कैप होती है इस जगह पे, तो मैंने थोड़ा थिक कर दिया, ये हिस्सा जो है असल में रूट कैप है। और जब ये रूट कैप है, इनफैक्ट ये जो हिस्सा है ना, ये वाला पार्ट रूट कैप होता है, और मेरिस्टेम यहाँ पर होता है, मैंने क्रॉस लगा दिया, इसीलिए जो होता है सब टर्मिनल हो जाता है, ठीक है ना। तो जो एपिकल मेरिस्टेम हम पढ़ेंगे, और ऐसे ही इंटरकैलरी मेरिस्टेम पढ़ेंगे। देखिए एपिकल मेरिस्टेम इस प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है, और आगे हम पढ़ेंगे क्या? आगे हम पढ़ने वाले हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम पढ़ा जाएगा। तो दूसरा एग्जांपल हमारा कौन सा है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम आगे हम पढ़ने वाले हैं, वो भी जो होता है इसी का एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। जो एपेक्स पे ध्यान दीजिएगा, एपेक्स के, रूट के एपेक्स पे, हालांकि रूट पे क्या होता है? सब एपिकल रीजन पे होता है, क्योंकि मैंने दिखाया था फिगर आपको कि एपिकल एपेक्स पर तो वहां पर रूट कैप होता है, तो रूट के एपेक्स पर या सब एपिकल रीजन कह लीजिए वहां पर। ऐसे स्टेम के केस में स्टेम के एपेक्स पर और लीफ के एपेक्स पर जो पाया जाता है वो सब का सब जो होता है वो प्राइमरी मेरिस्टेम का ही एग्जांपल होता है,
ठीक है ना। ऐसे एक बात और मैं बता दूं, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम आगे पढ़ने वाले हैं कि एपिकल मेरिस्टेम का जो पी जब ग्रोथ होती है तो उसी का जो थोड़ा बहुत कई जगहों पे या कुछ केसेस में उसका पार्ट यानी एपिकल मेरिस्टेम का कुछ भाग जो होता है ग्रोथ के समय पीछे छूट जाता है, और वो पीछे छूटा हुआ हिस्सा वास्तव में होता है क्या कि परमानेंट टिश्यू के बीच में धंसा या फंसा रहता है, तो उसी पार्ट को हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम का ही एग्जाम्पल होता है। और तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जब आप लोग जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे ना, आपको याद होगा, तो जब आप जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे तो उस केस में याद करिए, जब हम डाइकार्टिस्टेम के हम वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं तो हम ऐसे बताते हैं, वहाँ ये बताया जाता है कि वहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरा वेस्कुलर बंडल हो गया तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये पार्ट जो है ये प्राइमरी फ्लोएम का होता है ना, और जो ये नीचे वाला पार्ट होता है ये जो होता है ये प्राइमरी जाइलम का होता है, ये प्राइमरी जाइलम का पार्ट है ना, और ये जो पार्ट है ये कैम्बियम है, और इस कैम्बियम को हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं इंट्राफैसिकुलर या इसी को हम लोग फैसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं, फैसिकुलर कैम्बियम भी इसको हम लोग कहते हैं। याद रखिएगा कि एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम तो प्राइमरी मेरिस्टेम के पार्ट होते ही होते हैं, जो जाइलम फ्लोएम के बीच में पाया जाने वाला जो यहाँ पर कैम्बियम है जिसको हम लोग फैसिकुलर कैम्बियम या इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, वो भी प्राइमरी मेरिस्टेम का ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है, तो हमने कहा तीन चीज अपने आप से पूछिए कि प्राइमरी मेरिस्टेम की मदर कौन है, आपका आंसर होगा कौन सा, प्राइमोडियल मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम का डॉटर कौन है, भाई प्राइमरी मेरिस्टेम आप बोल रहे हैं तो मेरिस्टेम है तो डिवाइड करेंगे सेल्स, तो डिवाइड करके क्या बनाएंगी, तो आपका आंसर होगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाएंगी। फिर आप कहेंगे इसका एग्जांपल क्या होता है, मैंने कहा कि आगे चल के हम लोग पोजीशन इन द प्लांट बॉडी के बेसिस पर मेरिस्टेम के हम लोग टाइप पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर हम पढ़ेंगे जो शिखर भाग पर प्लांट के डिफरेंट पार्ट के शिखर भाग पर एपिकल पार्ट पे जो मेरिस्टेम पाया जाता है उसे हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। तो सारे एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं चाहे लीफ के हों, चाहे स्टेम के हों, चाहे रूट के हों, सबके सब प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल होते हैं, है ना। और उसमें से एक और इम्पॉर्टेंट जो ज्यादा इम्पॉर्टेंट है वो जिसको हम लोग पोजीशन के बेसिस पे नहीं बता सकते, वो कौन सा होता है हमारा, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाने वाला जो हमारा या इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम या फैसिकुलर कैम्बियम है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। और हमने लिखा था बोर्ड पे, याद करिए क्या कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल होते हैं। तो तीन एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, सारे एपिकल मेरिस्टेम, सारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और यहाँ पर जो फैसिकुलर कैम्बियम है जो जाइलम फ्लोएम के बीच में पाई जाती है उसे भी, वो भी आपका होता है प्राइमरी मेरिस्टेम का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये हमारा होता है प्राइमरी मेरिस्टेम। और इतने पॉइंट अगर आपने याद रखा तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका आएगा नहीं। एग्जाम्पल के रूप में या प्रूफ के रूप में आप प्रीवियस ईयर का किसी भी एग्जाम का पेपर उठा कर देख लीजिएगा, मेरी बात आपको वहां पर वेरीफाई होती हुई दिखेगी। हाँ, इतनी बात आप जरूर करिएगा कि अगर देखो भाई कहा गया है कि अगर किसी के द्वारा पढ़ाई गई 100% बातें किसी के समझ में आ जाएं, या किसी एक के द्वारा बताई गई 100% बातें अगले के समझ में आ जाएं, तो उसमें कहा गया है 3 बात हो सकता है। या पहली बात, या तो जो चीज बताई जा रही है वो अगला व्यक्ति खुद पहले से जानता हो, है ना, यानी पहले से उसका मास्टर हो। दूसरी केस हो सकती है कि वो झूठ बोल रहा हो, अगर पहले से नहीं जानता है तो वो झूठ बोल रहा हो, है ना। क्योंकि किसी ने अगर कोई नई बात, थोड़ी टेक्निकल बात, पहली बार किसी को बताई तो 100% समझ में आ जाए उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है, यानी 1-8% ऐसा होता है कि कोई बात समझ में ना आए। हालांकि आप लोग पहले से पढ़े लिखे लोग हैं, आप पहले वाले एग्जाम्पल में आते हैं, भाई आप में से हर व्यक्ति कम से कम ग्रेजुएट तो होगा, कम से कम बीएससी तो किया ही होगा, एमएससी पीएचडी वाले भी हो सकते हैं,
तो आप लोग सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, कोई बात नहीं आएगी। लेकिन इन केस अगर कोई भी बात अगर डाउट में हो, क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में कोई उठता हो जिसका आंसर ना मिल रहा हो इस पढ़ाने से, तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या अगर कोई डाउट है तो अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके हर एक डाउट और हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, ठीक है ना। बात समझ में नहीं आती है, विदाउट एनी हेजिटेशन एंड डिफिडेंस साफ साफ कमेंट कर दीजिए कि सर क्लियर नहीं हुआ, या ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो उसको क्लियर कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, किसी किस्म का कोई संकोच आपको नहीं करना चाहिए। ये कभी मत सोचिए टीचर बता पाएगा नहीं बता पाएगा, टीचर को आता है नहीं आता है, वो टीचर का हेडेक है, आपका हेडेक नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कहीं पर कोई डाउट है तो बिना संकोच का अपनी बात अवश्य लिखिए, क्वेश्चन आप जरूर पूछिए। अब कोई बात समझ नहीं आ रहा तो साफ साफ नहीं लिख दीजिए, ये हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा है। इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो इसको हम कहते हैं प्रोफेशनल एटीट्यूड, ठीक ना। हाँ वैसे जी, मेरा तो आप जहाँ पहले ख्याल पढ़ चुके होंगे, मेरा एक क्लियर कट बात है कि अगर कोई बात समझ में ना आए तुरंत कहिए ये सब समझ में नहीं आ रहा है, तो ठीक है आप यहाँ बोल नहीं पाएंगे, ये लिख तो सकते हैं ना, ये पॉइंट हमारा क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि देखो भाई, टाइम बहुत टेक्निकल है, टाइम बहुत क्रिटिकल है, टाइम बहुत वैल्यूएबल है। जितना जल्दी आप स्टूडेंट लाइफ से निकल जाओ, हालांकि हम लोग जिंदगी भर स्टूडेंट रहते हैं, जिंदगी भर सीखते हैं, लेकिन स्टूडेंट कहने का मतलब है कि जब तक कोई बढ़िया कोई ठीक ठाक आपको गवर्नमेंट जॉब ना मिल जाए, है ना। हालांकि आप जानते हैं आप ऑलरेडी कहीं पढ़ा लिखा भी रहे होंगे, तो आप भी टीचर हैं, मैं नहीं कह रहे, लेकिन एक थोड़ा गवर्नमेंट जॉब को लेकर टेंशन लोगों को रहता है। तो अभी एक टेम्पोरेरी बात ही समझ लीजिए कि जब तक आपको वो चीज़ अस्थायी चीज़ न मिल जाए तब तक आप इसी टेम्परामेंट के साथ पढ़ाई करिए। जब भी कहीं आप सीखने जाते हैं, कहीं टाइम देते हैं, तो अपने टाइम की वैल्यू करिए, और जो चीज़ पढ़ रहे हैं उस पर कोई अगर डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप अवश्य पूछिए, ठीक है ना। और मेरे क्लास में तो जरूर पूछिए भाई, मेरी बात तो मैंने अपनी बात बता दी। इसके बाद भी अगर आप नहीं पूछते हैं तो अब शायद मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, ठीक है ना। तो पूरी अपने फुल एफिशिएंसी एंड पोटेंशियल के साथ लगिए, ताकि जो नेक्स्ट कमिंग एग्जाम है उसमें आपकी सीट जरूर पक्की हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने ये बता दिया, वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि ये जो कैम्बियम होता है, जिसे तो देखिए कैम्बियम वर्ड आपको 3 बार मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। हमने पिछले क्लास में बताया भी था, कॉर्टेक्स रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ के समय कैम्बियम बनेगी, कार्क कैम्बियम कहलाती है, वो प्राइमरी मेरिस्टेम नहीं है, वो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ठीक है ना। ऐसे वेस्कुलर रीजन में मतलब पेरीसाइकिल के नीचे वाले रीजन में भी कैम्बियम बनती है, जिसे हम वेस्कुलर कैम्बियम या स्टीलर कैम्बियम कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ में सब पढ़ा जाएगा। वो जो वेस्कुलर कैम्बियम है उसमें इनफैक्ट 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट उसका ये वाला होता है, तो जो वेस्कुलर बंडल के बीच वाला पार्ट है, यानी कि जो जाइलम फ्लोएम के बीच वाला पार्ट है, जिसे हम कह रहे हैं इंट्राफेसिकुलर या फेसिकुलर कैम्बियम कह रहे हैं, ये कैसा है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। और ऐसे वहां पे देखेंगे कि 2 वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम की स्ट्रिप्स बनती है, हमने आपको पिछले क्लास में दिखाया था, वो जो होती है सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल होता है। यानी जो स्टीलर कैम्बियम बनती है, जो वेस्कुलर कैम्बियम बनती है, मान लीजिए मैं दिखाऊंगा आपको कि अगर ऐसा कैम्बियम मैं दिखाऊं, ये मान लीजिए कैम्बियम है वेस्कुलर रीजन की, और यहां पर मान लीजिए मैं ये दिखा लूं अपना ये वेस्कुलर बंडल, देखिए ये वेस्कुलर बंडल हमने दिखा लिया इस तरह से। तो देखिए अब इसमें इस कैम्बियम का जो ये वाला हिस्सा है, देखिए असल में ये वो ऊपर वाला हिस्सा क्या है, ये आपका प्राइमरी फ्लोएम है, और ये क्या है, प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी जाइलम है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो फ्लोएम और जाइलम के जो बीच, इसको मैं साइड कर दिया, येलो से रंग दिया इसको, ये वाला हिस्सा चलो रेड से कर देते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ध्यान दीजिएगा ये वाला हिस्सा, ये तो कैम्बियम का जो ये वाला पार्ट है, ये कौन सा है, ये है आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये है इंट्राफेसिकुलर, या इसी को हम लोग फेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं, या फेसिकुलर कैम्बियम। याद रखिएगा ये जो होता है ये प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है, याद रखिएगा। फिगर पे आप लोग ज्यादा ध्यान दिया करिए, पढ़िए तब भी, अपने बुक से भी वैसे भी। और जो देखिए कौन सा है, ये आपका
मैं रेड से दिखा रहा हूं इसको, देखिए ये वाला हिस्सा, ये वाला जो पार्ट आप कहने वाले, देखिए इतना सा हिस्सा, ये इतना सा हिस्सा देखिए, ये सब के सब इंट्राफेसिकुलर या फेसिकुलर कैम्बियम है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जांपल हैं। लेकिन इनके बीच का जो ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट ध्यान दीजिएगा, ये है इंटरफेसिकुलर। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे इंट्रा वर्ड लिखा है, इंट्रा मतलब होता है विद इन, वेस्टोबंड के अंदर, और यह है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये जो होता है ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है, यह है सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल। और इसीलिए मैंने कहा कि जो आपकी वेस्कुलर कैम्बियल रिंग है, इसमें जो जाइलम फ्लोएम के बीच वाला ये वाला हिस्सा है, ये प्राइमरी का एग्जांपल है, और जो ये वाला हिस्सा है ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है वो हेटेरोजीनस इन स्ट्रक्चर होती है, हेटेरोजीनस इन ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि वहां पे कुछ पार्ट प्राइमरी का होता है और कुछ पार्ट सेकेंडरी का होता है। हाँ, किसी ने कुछ लिखा है। हाँ, दूसरी नहीं बनती है विवेक जी, असल में जाइलम फ्लोएम के बीच में बनती है, मैंने बना के दिखा दिया। जो जाइलम फ्लोएम के बीच में बनती है वही है, वही वाली है। हाँ ठीक है, पूरी फिगर आप सामने आ गई, मैंने बता दिया आपको कि ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो होती है वो प्राइमरी की एग्जांपल है, और जो इंटर वाली होती है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल होती है। तो थोड़ा सा इस पे आप विशेष ध्यान दीजिए, खूब क्वेश्चन पूछा गया है कि फेसिकुलर कैम्बियम इज एग्जांपल ऑफ, तो फेसिकुलर यही तो है, किसका एग्जांपल है, प्राइमरी मेरिस्टेम का। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आपका आंसर होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये बात ढंग से आप याद रखिएगा। तो अगर आप इतना जानते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में, तो आप पिछले वर्षों के पेपर उठाइए, जो मन करे वो पेपर उठा लीजिए, टीजीटी का, पीजीटी का, एलटी जीआईसी का, प्रवक्ता जीआईसी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, कोई पेपर उठा लीजिए। अब आपको इसमें से इसके बाद क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। हाँ, इतना आपको जानना चाहिए। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जब आप एनाटॉमी पढ़े ना, हालांकि कोई आपसे कहेगा नहीं कि बुक लेके बैठो, लेकिन मैं कह रहा हूं बुक लेके बैठिए। कोई टीचर नहीं कहेगा बैल मुझे मार, मतलब बुक लेके बैठो खुराफात करो, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको बुक लेके बैठिए, जो पढ़ाया जाए। अगर आप बुक से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो पूछिए, कोई डाउट नहीं, कोई चिंता नहीं, पूछिए। तो क्वेश्चन चाहे पूछिए चाहे मत पूछिए, आपकी मर्जी, लेकिन भाई फिगर जरूर देखिए। हालांकि हम प्रयास करेंगे हर फिगर आपको बना के दिखाएं, है ना, लेकिन मानिए इन केस हम कोई फिगर नहीं बना रहे हैं इन केस, तो आप क्या करें, आप बुक आप सामने अपना फिगर रखिए। एनाटॉमी की कोई बुक आपके पास हो, चाहे वो आपके क्लास 11th वाली बुक हो, चाहे बीएससी वाली हो, चाहे एमएससी वाली हो, हर बुक में खूब फिगर दिए होते हैं। और जिस बुक में जितना अच्छा फिगर दिया रहे, समझिए वही बुक आपकी अच्छी है। और प्रयास ये करिए कि पढ़ते समय बस फिगर से ही सारी बातें उसमें शामिल हो जाएं। थोड़ा बहुत एक आध पॉइंट हो, फिगर को देख के वहीं पे अगल बगल नोट कर लीजिए, ताकि बार बार आपको लिटरेचर ना पढ़ना पड़े। एनाटॉमी पढ़ने का मतलब होता है कि एनाटॉमी आप जब पढ़ रहे हैं तो फिगर से देख करके सारी इंफॉर्मेशन आप कोरिलेट कर लीजिए। अगर लिटरेचर में कोई पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए, या फिगर के ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं उसको लिख दीजिए, ताकि बार बार पूरी वो थ्योरी ना पढ़नी पड़े। रिवीजन करना हो तो खाली फिगर हमने पलटा, फिगर देखा, या उसमें कोई अगल बगल हमने कोई इंपॉर्टेंट बात लिया देख लिया, उसको देख लिया और हमारा काम हो गया। तो एनाटॉमी ऐसा टॉपिक है, अगर ढंग से इस तरह से पढ़ लिया जाए तो रिवीजन में बहुत टाइम नहीं लेता है, ठीक है ना। तो इस तरह से पढ़ने का प्रयास करिए, मजा आएगा और जल्दी से आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले मेरिस्टेम पे, उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन जरा पूछ लूं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, जरा बताएं कि प्राइमोडियल मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम का बनना कौन सी प्रोसेस है। प्राइमोडियल मेरिस्टेम, प्राइमोडियल मेरिस्टेम, या चलिए मैं इसको प्राइमरी कर देता हूं। प्राइमरी मेरिस्टेम से
प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनना कौन सा प्रोसेस है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। यहां पे प्रोसेस का जरा नाम बताइए, वेदर इट इज डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। कर लीजिए सर। तब तक आप लोग बताएं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम इनटू प्राइमरी परमानेंट टिश्यू इज, मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। एक और ऑप्शन आपका है नन ऑफ द अबव। थोड़ा इसको देख लीजिए आप लोग, जैसा इस डायग्राम को मैं फिर से वापस कर दूं कि आप देख रहे हैं कि ये आपका प्राइमरी फ्लोएम है और एक प्राइमरी जाइलम है। तो प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच में भी आप जानते हैं कैम्बियम का ये स्ट्रिप होता है। और ये एग्जांपल किसका होता है प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल होता है। इसे हम कहते हैं इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम या फैसिकुलर कैम्बियम। और ये मैं इसलिए दोबारा मैंने बताया वास्तव में कि जिन वेस्कुलर बंडल में ये कैम्बियम पाया जाए बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, इस वेस्कुलर बंडल को हम लोग ओपन कहते हैं ना। तो ओपन वेस्कुलर बंडल बताने के लिए, टर्म नया बताने के लिए हमने इस फिगर को वापस किया है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पर फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम, ये आपका प्राइमरी जाइलम है। और प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो आप सब लोग पढ़े हैं कि ऐसा वेस्कुलर बंडल कहलाता है क्या, ओपन कहलाता है। कहाँ पाया जाता है आप सब जानते हैं। क्या आप में से हमको बताएगा कोई कि ओपन वेस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं? ओपन वेस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं? मोनोकाट रूट, डाइकाट रूट, मोनोकाट स्टेम एंड डाइकाट स्टेम। ओपन वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, आपका आंसर है चार में से एक ऑप्शन बताइए। मोनोकाट रूट, डाइकाट रूट, मोनोकाट स्टेम एंड डाइकाट स्टेम। तो मेरा दो क्वेश्चन आपके लिए हो गया। एक मैंने पूछा था कि प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का बनना क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन या रीडिफरेंशिएशन। और दूसरा क्वेश्चन मैंने यहां से पलट के आपसे पूछ लिया कि ये जो हमने वेस्कुलर बंडल बनाया है जिसको हम कह रहे हैं ओपन वेस्कुलर बंडल, ये कहां पाया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, मोनोकाट स्टेम, मोनोकाट रूट, डाइकाट स्टेम, डाइकाट रूट। देखते हैं विवेक जी ने कुछ लिखा है। हाँ, विवेक जी ने पूरी बात लिख दिया है, इन्होंने तीनों टर्म क्लियर कर दिया है। मंजू ने लिखा है डिफरेंशिएशन। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और लोगों को भी जानना चाहिए मेरिस्टेमेटिक सेल का परमानेंट में बदलना कहलाता है क्या, डिफरेंशिएशन। तो खैर विवेक जी ने तीनों लिख दिया है, तीनों टर्म हम लोग, हालांकि हम लोग तीनों पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंस, तीनों ने लिख दिया है। बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, जिन लोगों ने आंसर दिया है उन लोगों का बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी लोगों को भी कमेंट करना चाहिए, अपनी बात बतानी चाहिए। चलिए मेरा एक क्वेश्चन बता दीजिए जरा सा। ये जो फिगर आपके सामने है, हालांकि इसमें कई टर्म हैं, अगर इनकी पूरी बात मैं आपसे कह दूं तो ये वेस्कुलर बंडल है कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन और एंडार्च। चार टर्म हैं। हालांकि चारों टर्म आपसे हम बाद में पूछेंगे। अभी मैंने खाली ये पूछा है कि जिन वेस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम पाया जाता है, इसे कहते हैं हम लोग ओपन। और मैंने आपसे पूछ लिया था कि ओपन वेस्कुलर बंडल कहां पाए जाते हैं। हमने चार ऑप्शन आपको दिया, मोनोकाट स्टेम, डाइकाट स्टेम, मोनोकाट रूट एंड डाइकाट रूट। बड़ी सिंपल सी बात पूछा मैंने, चार बात यहाँ पे है, कंजॉइंट, कोलैटरल, ओपन और एंडार्च, चार पॉइंट हैं। मैंने इनमें खाली एक ही पॉइंट आपसे पूछा है, बस ओपन। ये ओपन वेस्कुलर बंडल है, कहां पाए जाते हैं आपको बताना है।
हाँ भाई, मंजू और विवेक दोनों जने का आंसर बिल्कुल ठीक है, गुड, ठीक है ना। डाइकाट सिस्टम में पाए जाते हैं, दोनों का आंसर सही है, डाइकाट सिस्टम पाए जाते हैं, गुड। तो मैं 4 टर्म बोल रहा हूं, मैं बता नहीं रहा हूं, लेकिन आप लोग भाई, मैंने कहा ना कि थोड़ा सा एडवांस में आगे आगे पढ़ा करिए। ये पूरी फिगर जानते हैं कि इसके बारे में क्या कह सकते हैं, इसके बारे में हम कह सकते हैं कंज्वाइंट। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन टर्म बता दिया मैंने आपको, आप इसकी मीनिंग खुद समझिए क्या है। कंज्वाइंट, कोलैटरल, वेस्कुलर बंडल कोलैटरल भी है, ओपन है और एंडार्च भी है। 4 चीजें इस पर लागू होती हैं। तो अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया नहीं है, आप अपने अपने मन से पहले जानते हो, बड़ी अच्छी बात है। अगर इन केस आपको भूल गया हो तो मेरे क्लास के बाद, हालांकि आज मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा, तो मैं आगे देखूंगा, लेकिन आप लोग अगर आप जानते हैं सो फार सो गुड, नहीं जानते हैं तो इस क्लास के बाद तीनों टर्म आप ढूंढिएगा। कंजॉइंट का मतलब क्या है, कोलैटरल का मतलब क्या है, बाइकोलैटरल का मतलब क्या है, रेडियल का मतलब क्या है, कंसेंट्रिक का मतलब क्या है, ये सब टर्म आप थोड़ा, मैंने कहा ना कि आप थोड़ा सा हमसे आगे आगे चलिए। मैंने रीजन बताया कि क्लास 11 की क्लास तो है नहीं, आप लोग छोटे बच्चे तो है नहीं, आप लोग ऑलरेडी मास्टर हैं भाई। तो मैंने कहा था थोड़ा हमसे आगे आगे चलिए, आप लोग आगे आगे चलिए, मतलब थोड़ा सा पढ़ के आइए। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि इस साल होने वाले एग्जाम में आपसे अच्छा कोई ना करे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सेल वाला, हमने बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं की थी, हमने सिंपली आपसे कहा था इंटरमीडिएट की बुक से, 11th-12th की बुक से, एनसीईआरटी से लोग कह दिया सेल वाला चैप्टर जल्दी से पूरा कर डालिए, है ना। एनाटॉमी वाला से चैप्टर जल्दी से पूरा कर डालिए, एम्ब्रियोलॉजी वाला चैप्टर जल्दी से पूरा कर डालिए, मतलब विद इन ए वीक आपका काम हो जाना चाहिए। उस पर कमांड कर लीजिए, और उसको पढ़ते समय अगर कोई डाउट आता है तो अगर आप चाहेंगे तो हमसे पूछिएगा, हम एक्सप्लेन कर देंगे, और नहीं तो आप समझ जाते हैं, आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है ना। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप लोग हमारे आगे आगे चलिए, ठीक, और नहीं तो साथ साथ होते चलिए, पीछे मत चलिए भाई, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आगे चलने वालों की कमी नहीं है। हाँ बेटी ठीक है, कोलेट्रल वाले में थोड़ा सा आपको ठीक करना पड़ेगा, बाकी ठीक लिख रहे हैं, अच्छी बात है, आपका तैयार है, अच्छी बात है। ऐसे बाकी लोग भी देखो भाई, हम, मैंने कहा ना कि आप हमसे आगे आगे चलिए, तभी बात बनेगी। मतलब कुछ ऐसा करिए कि जब एग्जाम हो तो आपसे अच्छा कोई ना कर पाए, इतनी सी बात समझ लो आप। यही सिलेक्शन का पैरामीटर होता है, और यही कॉन्फिडेंस होता है, और ये सब पढ़ने से आएगा। तो आप ऐसा करेंगे एग्जाम जब हो तो आपसे अच्छा कोई ना करे, बस अगर एक सीट भी निकले तो बस हमारी है वो, इस तरह की बात आप समझें। विवेक जी सारी बात बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं आप, हाँ ठीक है, सही है, सही लिख रहे हैं आप, अच्छी बात है। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से प्राइमरी मेरिस्टेम में कोई डाउट अब आपका नहीं होगा। चलिए हम आते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। ओरिजिन है तो जब भी किसी के बारे में पढ़िए तो बस उनसे 3 पॉइंट खाली अब खुद से पूछिए कि भाई जो जो मेरिस्टेम हम पूछ रहे हैं तो इसकी मदर कौन है, और इसका डॉटर कौन है, और तीसरा इसका एग्जाम्पल कौन है, और चौथा बहुत करना है इसका फंक्शन क्या है ना। बस यही 4 पॉइंट आपके दिमाग में अगर आ जाए तो बात आपसे आपकी बन जाएगी। और थोड़ा सा मैंने जो आपसे पिछले क्लास डिस्कस कर लिया था कि डिफरेंशिएशन क्या है, यानी इस प्रोसेस इसका बनना क्या है, डिफरेंशिएशन है कि डी डिफरेंशिएशन है कि री डिफरेंशिएशन है। अगर इतना सोच सोच के पढ़ लिया तो फिर कहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो बस आपने यही कह दिया कि प्राइमरी मेरिस्टेम कौन होता है, तो इसकी मदर कौन है, प्राइमोडियल मेरिस्टेम, इसकी डॉटर कौन है, प्राइमरी मेरिस्टेम। अब पूछ लिया कि प्राइमोडियल मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम का बनना कौन सी प्रोसेस है, या प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट सेल टिश्यू का बनना कौन सी प्रोसेस है, तो जो पूछा जाए आपसे आप आसानी से बता सकते हैं, सारी बात हो चुकी है। और एक बात आप समझिए
जो अच्छा रिप्लायर होता है वो वेरी गुड सेल्फ क्वेश्चनियर भी होता है। अगर आप खुद से अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, दूसरों से नहीं, वो तो फिर पूछना ही पूछना है, खुद से क्वेश्चन पूछिए। खुद से क्वेश्चन पूछना और उसका आंसर जानना बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। तो जरा खुद से भी क्वेश्चन पूछिए ना, खुद से क्वेश्चन पूछिए। तो जो चीज आप पढ़ रहे हैं खुद से क्वेश्चन पूछिए, इस चीज पर उसका रिप्लाई देने का प्रयास करिए। रिप्लाई अगर आंसर मिल जाए तो खुद दे पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दे पाते हैं तो उसको ढूंढने का प्रयास करिए। आप जानते हैं ढेर सारे सोर्सेज हैं, कहीं कहीं से मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम नेक्स्ट मेरिस्टेम पे। हम लोगों ने प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम पढ़ लिया, प्राइमरी मेरिस्टेम पढ़ लिया, अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टेम पर। नाउ कम टू सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये भी बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिटेल में डिस्कशन किया था ना, उसी का आज एक तरह समझिए उसी का एक तरह से रिवीजन चल रहा है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमको साइकिल याद होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे क्या था, प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम, प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम था। हमको यही तो ढूंढना है कि इसकी मदर कौन है, इसका डॉटर कौन है। तो प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम के बारे में आपने कहा कि इसका मदर कौन है, प्राइमोर्डियल रीजन्स ऑफ द प्लांट पार्ट है। इसका डॉटर कौन है, हम लोग कहा था प्राइमरी मेरिस्टेम इसका डॉटर, इसका डॉटर है प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम इसका डॉटर है। फिर अब इसका भी कोई डॉटर होगा भाई, अगर मेरिस्टेम है तो डॉटर होगा ही होगा। मेरिस्टेम डिवाइड करेगा करेगा ना, इसका डॉटर कौन सा होता है, तो आपने अभी भी पढ़ा है जस्ट, प्राइमरी परमानेंट, परमानेंट टिश्यू। लेकिन ये परमानेंट हो गया, इसमें डिविजनल कैपेसिटी खत्म हो गई। लेकिन हम लोगों ने बात किया, याद करिए कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होने को होती है तो हम लोगों ने बात किया था कि कॉर्टेक्स की, ध्यान दीजिए, कॉर्टेक्स की अथवा हाइपोडर्मिस की, ध्यान दीजिए। हाइपोडर्मिस में आप जानते हैं, अगर आपको याद होगा तो आप जानते हैं कि रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होता है। फिगर देख लीजिएगा आज ही, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होता, इसमें होता है, स्टेम में होता है, और दोनों स्टेम में होता है। मोनोकाट स्टेम में भी होता है और डाइकाट स्टेम में भी होता है। मोनोकाट स्टेम का हाइपोडर्मिस, देखिए सब याद करिए चीजों को ढंग से, फिगर देखा करिए। मोनोकाट मैं थोड़ा सा जो लोग, जिन लोगों जो लोग मेरी बातों को फॉलो करके आगे आगे पढ़ रहे हैं, जरा वो बता दें कि भाई चलो रूट में तो हाइपोडर्मिस नहीं है, स्टेम में हाइपोडर्मिस होता है। तो हमको जरा खाली ये बता दीजिए आप लोग कि मोनोकाट स्टेम का हाइपोडर्मिस किस सेल का मेनली बना होता है, और डाइकाट स्टेम का हाइपोडर्मिस किसका बना होता है। प्रीवियस ईयर के पेपर लेके देखिएगा, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है। मैंने क्या कहा आपसे, हमने आपसे ये कहा कि रूट में हाइपोडर्मिस नहीं पाई जाती है, स्टेम में पाया जाता है, मोनोकाट में भी और डाइकाट में भी। आपको बताना है कि मोनोकाट स्टेम की हाइपोडर्मिस किस सेल की बनी होती है, और डाइकाट स्टेम की हाइपोडर्मिस किस सेल की बनी होती है। ठीक है ना, हालांकि आगे हम सब बताएंगे, हम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम आपको इसलिए से पूछ लिया कर रहे हैं ना कि आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, पहले से पढ़ के आए भाई। देखो भाई, जैसे भी पढ़ लोगे, टीचर के पढ़ाने से पढ़ लोगे, अपने मन से पढ़ लोगे, या किसी एक्सरसाइज के कारण पढ़ लोगे, वो फायदा ये देगा। अगर आप में से किसी ने पढ़ाओ, जल्दी से हमको बता दीजिए कि मोनोकाट स्टेम का हाइपोडर्मिस किस सेल का बना होता है, और डाइकाट स्टेम का हाइपोडर्मिस किस सेल का बना होता है। ठीक है ना, जल्दी बताइए। हाँ, मंजूर बेग दोनों लिख रहे हैं कि मोनोकाट का बना होता है स्क्लेरेंकाइमा का। तो डाइकाट किसका बना होता है भाई, डाइकाट का किसका, बिल्कुल सही आपका आंसर, मोनोकाट का बना होता है स्क्लेरेंकाइमा सेल का। तो डाइकाट का किसका बना होता होगा, डाइकाट का बना है कोलेनकाइमा का। मंजूर बिल्कुल सही, वेरी गुड, अच्छी बात है, आप लोग अच्छी तैयारी चल रही है ना। कोलेनकाइमा बना, वेरी गुड। ठीक है, तब देखिए अब मैं आपसे बात क्या करने जा रहा हूं
कि हम लोग पढ़े थे रीडिफरेंशिएशन की प्रोसेस में कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होने को होती है तो जो लिविंग सेल्स हैं, ध्यान दिए, जो डेड हो चुकी है उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन जो लिविंग सेल्स होती हैं मेनली पैरेन्काइमा सेल्स, जो थिन वॉल्ड और प्राइमरी सेल वाली लिविंग सेल मेनली पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, उन पैरेन्काइमा सेल्स में डिविजनल कैपेसिटी आ जाती है, जिसे आप कहते हैं रीडिफरेंशिएशन, है ना, उसे कहते हैं रीडिफरेंशिएशन, ऐसा बोलते हैं। तो इस तरफ से क्या कहते हैं कि जो परमानेंट टिश्यू है, कौन, पैरेन्काइमा, वो पैरेन्काइमा सेल फिर से दोबारा मेरिस्टेमेटिक हो सकती है। कहां पर, एक कॉर्टिकल रीजन में और दूसरी वैस्कुलर रीजन में, यानी कॉर्टेक्स की सेल और वैस्कुलर रीजन में कौन सेल होती है आप जानते हैं, वो होती है कौन सी, मेडुलरी रे सेल। तो मेडुलरी रे की पैरेन्काइमा सेल या कॉर्टेक्स की पैरेन्काइमा सेल फिर से दोबारा मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी एक्वायर कर सकती हैं, यानी फिर दोबारा मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं। और इस तरह से इन परमानेंट टिश्यू के दोबारा मेरिस्टेमेटिक हो जाने से फिर से दोबारा आप जानते हैं कि मेरिस्टेम बन जाता है, और उसी मेरिस्टेम का नाम होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम इज मेनली डिराइव्ड फ्रॉम, तो आपका आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, मेनली तो होती है कौन सी, पैरेन्काइमा सेल, लेकिन याद रखिएगा जब कार्टिकल रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो जो कार्टेक्स की जो अपर मोस्ट लेयर होती है आप जानते हैं वास्तव में हाइपोडर्मिस के करीब होती है, और हाइपोडर्मिस की कोलेनकाइमा सेल जो होती है वो भी मेरिस्टेमेटिक हो सकती हैं। याद रखिएगा कि आपको पूछे कि कार्केंडियम में बी डिराइव्ड फ्रॉम, तो आपका आंसर हो सकता है पैरेन्काइमा सेल एज वेल एज कोलेनकाइमा सेल। तो अगर इनर लेयर में बनेगा तो पैरेन्काइमा सेल से बनेगा, और अगर पेरिफेरल रीजन में बनेगी अगर कार्केंडियम तो मेनली कहां से बनती है, हाइपोडर्मिस की लोअर सेल से बनती है, मतलब कोलेनकाइमा से बनती है। इसका मतलब हुआ कि जो कार्केंडियम होती है, जो कि सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल होती है, वो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों से ही डिराइव हो सकती है। यहाँ पर जो हमने प्राइमरी परमानेंट टिश्यू लिखा है, ध्यान दीजिए, तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में से जो टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएंगे वो कौन होंगे, ध्यान दीजिएगा, वो हो सकता है कौन सा, हो सकता है आपका पैरेन्काइमा, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है पैरेन्काइमा, और दूसरा कौन सा हो सकता है, कोलेनकाइमा, है ना। हालांकि आप जानते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं ना, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा हम सब जानते हैं कैसी होती है, डेड टिश्यू होते हैं, तो डेड टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक नहीं बन सकता, लेकिन ये दोनों के दोनों पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों से ही सेकेंडरी मेरिस्टेम डिराइव हो सकता है, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन फिर पूछना है कि अगर ये मेरिस्टेम है तो इसकी मदर कौन है, तो आपका आंसर होगा इसके पहले वाला, कौन सा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, और उसमें से भी कौन, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा नहीं। तो फिर इसका डॉटर कौन होगा भाई, ये मेरिस्टेम में डिवाइड तो करेगा ना, इसकी डॉटर कौन सी होगी, इसकी डॉटर होंगी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, इसके हो जाएंगे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, है ना, ये होंगे। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का बनना कौन सी प्रोसेस है, सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का बनना कौन सी प्रोसेस है, अगेन वही डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन या रीडिफरेंशिएशन, बोलिए जल्दी इसमें लिखूं, आप लोग जो कहेंगे वहीं पर ये मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, इस क्वेश्चन मार्क पे वही लिख दिया जाएगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का बनना प्रोसेस है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन या रीडिफरेंशिएशन, बोलिए भाई। विवेक जी आप लिख रहे हैं डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, आलोक कुमार जी कह रहे हैं रीडिफरेंशिएशन, मंजू कह रही है डी डिफरेंशिएशन, 3 आंसर मिल गए 3 तरह के, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन।
आलोक कुमार, हाँ आपने स्टार्ट में लिखा था, मैं समझ गया था कि आप रीडिफरेंशिएशन कहना चाह रहे हैं, रीडिफरेंशिएशन। आलोक, आई थिंक आलोक कुमार जी राइट, आलोक कुमार ही सही बोल रहे हैं, चेक करिए आप लोग। अरे भाई हम लोग पढ़े थे, याद करिए कि प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का बनना, ध्यान दीजिए, ये था आपका डिफरेंशिएशन, ये था डिफरेंशिएशन, ये था आपका डिफरेंशिएशन। फिर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम का बनना, ये कौन सा है? ये है डी डिफरेंशिएशन। और हमने इसको क्वेश्चन मार्क यहां लगाया है, आप लोग बहाना मत करना भाई, साफ साफ बोर्ड पे लिखा है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का बनना, साफ साफ यहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये क्या है? रीडिफरेंशिएशन, ठीक है ना। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जब भी मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बनेगा वही होता है डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बनना कहलाता है डिफरेंशिएशन। देखिए ये वाला काम एक बार हो चुका है, देखिए मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बन चुका है, एक बार आपका हो चुका डिफरेंशिएशन, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट डिफरेंशिएशन एक बार हो चुका है। अब देखिए यही फिर दोबारा हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक से फिर बन रहा है परमानेंट, दोबारा हो रहा है ना, पुनः हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? रीडिफरेंशिएशन। ये आपका हो गया रीडिफरेंशिएशन। चेक कर लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, नहीं परेशान नहीं होना है। मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बनना क्या है? डिफरेंशिएशन। तो ठीक है, पहली बार हो तो चुका ना, अब यही काम दूसरी बार हो रहा है। देखिए मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट, ठीक है ना, ये दूसरी बार हो रहा है। इसका क्या एग्जांपल बनेगा? ये कहलाएगा रीडिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो सब लोगों का डाउट खत्म हो गया होगा। एक बात देखिए, ये टर्म ही ऐसे हैं जो थोड़ा सा बार बार कंफ्यूज करते हैं, थोड़ा सा बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट डिफरेंशिएशन, है ना। तो देखिए एक बार होता है जब प्राइमरी मेरिस्टेम बदलता है प्राइमरी परमानेंट में, और दूसरी बार तब होता है जब सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है सेकेंडरी परमानेंट में। दो बार होता है, तो दूसरे वाले कहते हैं दोबारा, पुनः रीडिफरेंशिएशन। तो आई होप कि मेरी बातें आपके समझ में आ रही हो। देखो भाई एक बात समझिए कि लंबे टाइम का अनुभव है तरह तरह के लेवल के बैचेस पढ़ाने का, तो मैं यही प्रयास करता हूँ समझाने में ज्यादा जोर देता हूँ। खाली लिखना लिखवाना ये तो आप जानते हैं कि पूरा वो होल मार्केट इज फ्लडेड विद द स्टडी मटेरियल्स, भरे हुए स्टडी मटेरियल, कोई कमी नहीं है। कुछ पैसे खर्च करके हम अच्छे अच्छे नोट प्राप्त कर सकते हैं। तो खैर नोट का भी अपना इंपॉर्टेंस है, उसको मैं नकार नहीं रहा हूँ, वो तो चाहिए ही चाहिए। समझने पे थोड़ा ज्यादा जोर देना है, वो मैं करता हूँ। तो मैं पूरी अपनी शिद्दत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, जो हमको भगवान ने क्षमता और योग्यता दिया है, मैं उसका प्रयोग करके समझाने का प्रयास करता हूँ। लिखता लिखवाता भी हूँ, और आप लोगों के पास भी स्टडी मटेरियल होगा ही, उसका यूज करिएगा। समझने पे ज्यादा जोर दीजिए। एक बार प्रयास करिए कि एक समय ऐसा आएगा, एग्जाम काफी नजदीक होगा, रिवीजन के लिए टाइम कम बचेगा, तो उसके हिसाब से अपना नोट, अपनी स्ट्रेटेजिक नोट बनाना पड़ेगा। और एनाटॉमी का वो तरीका होता है, प्रयास आप ये करिए कि फिगर के अगल बगल कुछ लिखिए, ताकि रिवीजन के समय फिगर से काम चल जाए। आई होप कि मेरी क्लास से आपके समझ में आ रही होंगी, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही होंगी। तो इसी के साथ आज की क्लास हम बंद करेंगे, लेकिन कल जो है, कल आपकी क्लास जो होगी वो 6 बजे शुरू होगी। थोड़ा सा हाँ, कल से जो है, कल से ऑनवर्ड आपकी क्लास जो है 6 बजे शुरू हुआ करेगी। तो आप लोगों का इतनी की शूट ही करेगा। तो चलिए कल हम लोग फिर 6 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।